मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, करंट अफेयर्स के वीकली राउंड अप में राशिद ज़ैदी आपको खुशामदीद कहता है। अस्सलाम वालेकुम। तोहफ़ा याली मदद। नाज़रीन, कौल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है कि नेक लोगों की सोबत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि जब हवा फूलों से गुजरती है तो और खुशबूदार हो जाती है। इस वक्त मैं हैमिल्टन न्यू जर्सी में आर्ट एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के रूए रवां एमडी डॉक्टर सैयद वजीहुल हसन रिजवी के ऑफिस में बैठा हूँ। आइए सबसे पहले उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्रिया, वालेकुम सलाम। वजी भाई, आप सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपका जो स्केड्यूल है, मैंने देखा हुआ किस तरीके से माशाल्लाह आपका पूरा दिन चलता है, और अपने इतने बिजी स्केड्यूल के बावजूद आपने हमें और हमारे चैनल को ये मौका दिया कि हम आपसे बात कर सकें। इसके लिए मैं और मेरा चैनल आपके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया आपका। तो वजी भाई, एज हबीबियन और उसके बाद आदम जी के बाद फिर डीएमसी और डीएमसी के बाद वो कामयाबी का सफ़र तय करते हुए 1987 के अंदर अमेरिका वारिद होना, इसमें ज़रा हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए कि ये सफ़र कैसा रहा। ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताइए हमारे सामने को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। सफ़र जो है वो एक बड़ा यादगार सफ़र रहा, बड़ा अच्छा सफ़र रहा, और स्कूल का ज़माना जो है, हबीब स्कूल का, वो तो एक अनमोल ज़माना है, और वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हमने 10 साल गुजारे। तो ज़िंदगी के 10 साल, और फिर हबीब स्कूल जो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का स्कूल था, तो उसमें जो फ्रेंडशिप्स और दोस्तियाँ कायम हुई वो अब तक चलती हैं, और इसी को आगे चल के अब हबीब अलमनाई का दर्जा दिया गया। 18,000 अलमनाई इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। जी। अच्छा, हबीब स्कूल के लिहाज जब हबीब का जिक्र पड़ा तो मैं भी हबीबियन हूँ, और ये बताता चलूँ कि ये वजी भाई हाउस परफेक्ट थे, और हाउस परफेक्ट का मतलब ये है कि पूरे स्कूल के ये लीडर थे उस वक्त। तो वो जो कायदाना इनकी सलाहियतें थी वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इनके साथ साथ हैं। तो ज़रा इसमें बताइए कि हबीब की इस सफ़र के बाद आदम जी में आया, फिर आप आदम जी के बाद आप जब डाउ मेडिकल कॉलेज से आपने एमबीबीएस किया, उसके बाद आपने हायर एजुकेशन कहाँ से हासिल की? हबीब के बाद एक्चुअली मैं डीजे कॉलेज अच्छा, डीजे से किया आपने? मैंने डीजे से किया, और फिर डाउ मेडिकल कॉलेज, और फिर 1987 फरवरी 1987 में मैं अमेरिका आया। जी। और बस तो चूँकि पाकिस्तान में ख़ास तौर से मेडिकल कॉलेज के ज़माने से हम लोग इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म के तहत कम्युनिटी मेडिकल विंग के तौर पे काम करते रहे थे, तो जिसमें मातमी जुलूसों में सर्जिकल कैंप्स, जिसमें मातमदारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए फ़र्स्ट एड का इंतज़ाम, और इसी तरह फिर मेडिकल कैंप्स, और कॉलेज में ड्रग बैंक, और कैरियर गाइडेंस और स्कॉलरशिप्स, और ये वो सब चल रहा था। तो यही सब काम करते करते जब यहाँ अमेरिका आए तो ये सोचा कि दुनिया में एक शिया मेडिकल प्रोफेशनल बॉडी का क़याम जो है वो अमल में लाया जाए। तो मौला के करम से अप्रैल ऑफ 1994 में IMI got registration in America as the first Shia medical professional body in the world. तो ये 1400 साल तारीख़ में हमारी पहली प्रोफेशनल बॉडी है जिसका क़याम अमल में लाया गया। इसके लिए 1975 से लेके 1987 का जो टाइम है, जो स्टूडेंट डेज़ हैं, वो इसके कलीदी और फंडामेंटल ईयर्स थे सबके। As we see back on these days and years, we think that those were 87 से 1994 का जो अरसा है, इसमें अपने बहुत सारे दोस्त और साथी जो एक साथ काम कर रहे थे पाकिस्तान में on the medical social lines and to make our community strong in these fields, so they all came over here, a lot of them came over here, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते बात यहाँ तक पहुँची कि 1994 में इसका क़याम अमल में आया।
So it all started as a grassroots activity in US. We started as a as a self-help party. So we used to go to JFK, bring our people. We had rooms to have them stay and provide all guidance in terms of residency training and arranging interviews and all that. फिर 1994 में IMI का incorporation होता है और April 24, 1994 को IMI जाफरी मेडिकल माइंड्स ऑफ द वर्ल्ड की पहली कॉन्फ्रेंस बॉस्टन में करती है, जिसमें पूरे अमेरिका से प्रोफेशनल्स शरीक होते हैं. और इसके बाद से लेके अब तक IMI ने अमेरिका भर में, कनाडा में, बारबाडोस में, नजफ में, मशहद में, तेहरान में, इंडिया में, दुनिया भर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी. And overwhelmingly these conferences are CME accredited in category A1. अच्छा, ये आपको ख्याल कैसा है IMI का बनाने का और इसको रजिस्टर खास तौर से USA में करने का? अच्छा, तो ख्याल इस तरह आया कि जब मैं अमेरिका आया तो my first job was in a post office. I used to work in a post office, although I had done my MBBS, but I used to sort the mail every day, and that included, I used to see the journals of Jewish Medical Association, Catholic Medical Association every day. So I thought कि वो वक्त कब आएगा कि जब हम दुनिया के नक्शे पे एक शिया मेडिकल प्रोफेशनल बॉडी, माशाल्लाह, तो बस इसी के तहत तो सब भाइयों दोस्तों के साथ मिल के सब ने इसकी बुनियाद डाली और इसका कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव किया, इसका स्ट्रक्चर अप्रूव हुआ. और एक बड़ी मज़े की बात आपको बताऊं, जब 1994 में IMI का इनकॉर्पोरेशन हो रहा था तो the judge who was incorporating said he understands medics and international, but he doesn't understand the word Imamia. Achha. So he asked the lawyers, what does the word Imamia mean? So I remember very distinctly, I was an intern at that time and I was in ICU. I was auscultating a patient and my cell rang, and it was the lawyer calling from New York, and he said the judge has asked medics and international, he understands, but what does the word Imamia means? So बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला कि आप जज को ये बता दें कि Imamia stands for the true and spiritual followers of Prophet Muhammad. Wow. He said perfect. So he went in and he said this to the judge. So in the incorporation papers of IMI, it is written in the footnotes by the judge, Imamia means the true and spiritual followers of Prophet Muhammad. So this was the time of before 9/11. At that time there was not much knowledge about all this. So फिर इसी तरह चीज़ें आगे चलती गईं, and with self-help, all the doctors who were coming to US, we were providing them all the help that we could. उनके ठहरने रुकने की जगह, उनको गाइड. इसी तरह यूके में भी ये सिलसिला शुरू हुआ और पाकिस्तान में भी आपने जितने साथी थे, दोस्त थे, आपका एक नेटवर्क माशाल्लाह, पूरा नेटवर्क. इंडिया में आपका नेटवर्क है? इंडिया में भी. तो इस वक्त IMI जो कि एक बेसमेंट से शुरू हुई थी 3 लोगों से न्यूयॉर्क में. कितने इस वक्त मेंबर्स हैं उसके? इस वक्त IMI is present in all continents in the world. Alhamdulillah. And it has global membership, and it has taken up some phenomenal projects in the service of the community. So IMI का एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है IMI हज मेडिकल मिशन, जो हर साल तकरीबन 40,000 पेशेंट्स जो है हज के मौके पे देखता है. फिर उससे भी ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट है जो अर्बईन मेडिकल मिशन. अच्छा, मैं एक सेकंड अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि जब ये 40,000 की बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली ये शिया फ़िक़े तक नहीं महदूद है, ये टोटली तमाम मुसलमानों के लिए है सिलसिला. और 94 के एक हवाले से मैं एक बात करता चलूँ, मुझे याद है कि जब आपने ये सिलसिला शुरू किया था तो आस्थाने में आपने एक कैंप बनाया था और वॉलंटरी तौर पर आप उन पेशेंट्स को देख रहे थे जिनके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं थी इस मुल्क में. और मुझे याद है कि मेरे वालिद भी उस वक्त हयात थे और वो आपने उनको देखा था. तो ये बताइए कि इस सिलसिले में अब तो ज़ाहिर है कि सिस्टम स्टेट्स ऐसी है जो मेडिकेड और मेडिकेयर प्रोवाइड कर देती है,
तो क्या अभी कुछ ऐसा रूम मौजूद है या टूरिस्ट जो अमेरिका से मतलब Yes. पाकिस्तानी आते हैं Yes. तो उनको भी आप सर्विस प्रोवाइड करें इस बैनर तहत? Yes, absolutely. So इस सिलसिले में IMI खासी एक्टिव है थ्रू आउट नॉर्थ अमेरिका और कई एक जगह नॉर्थ अमेरिका में क्लिनिक्स मौजूद हैं। अच्छा 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 अच्छा। जिसमें क्योंकि अब ये कैटेगरी एक है मगर इसके अलावा बहुत सारे रिफ्यूजीज आए हैं अच्छा दुनिया अच्छा भर अच्छा से। अच्छा अच्छा। So there are refugees from Bosnia, from Iraq, from Afghanistan, from Syria, from all over the world, and बहुत सारी जगहों पे IMI का जो नेटवर्क है वो इन सारे रेफ्यूजीज को देखता है और बाज़ जगह मसलन अटलांटा मेडिसिन भी प्रोवाइड करता है अपनी जेब से, मेडिसिन भी अपनी जेब प्रोवाइड से, करता है और ये सारा काम वॉलंटरी बेसिस पे कर रहा है। वॉलंटियर बेसिस पे होता है और डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी मौजूद हैं। तो ये इसमें ज़्यादातर पेशेंट्स को वी आर एबल टू कैटर टू देयर नीड्स। तो ये किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं कि एक रोज़मर्रा की लाइफ में जब आपने अपने पेशेंट्स भी देखने हैं, फिर रिसर्च सेंटर भी चलाना है, फिर उसके बाद हबीब की अलमनाई भी चलानी है, ये किस तरीके से आप ये टाइम मैनेज करते हैं इस सिलसिले में? हम तो खादिम में ये तो मौला की तरफ से मतलब कुछ हो जाता है। दिन में तो सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं और उसमें मेरे ख्याल है 24 घंटे में 7-8 घंटे तो आराम भी करना पड़ता होगा। वेल खिदमत में जो आराम है वो उसको आप ले नहीं सकते, इससे हटा नहीं सकते। अच्छा ये बताइए कि जो डिजास्टर के सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर जो ज़लज़ला आया था और सैलाब आया था, उस सिलसिले में हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि IMI ने क्या क्या खिदमत परफॉर्म किया वहाँ? हाँ, तो सैलाब जो साउथ एशिया में आया, इट वाज द वर्स्ट फ्लडिंग इन साउथ एशिया, तो उसमें IMI ने कई एक्सिस पे काम किया। अगर आप फाइनेंशियल हेल्प की बात करते हैं तो IMI प्रोवाइडेड ऑलमोस्ट $500,000 फ्रॉम US टू हेल्प द विक्टिम्स इन पाकिस्तान। अगर आप लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं तो IMI established a lot of healthcare clinics and networks throughout the flood-stricken areas and in cities where there was a lot of influx of the people from within Pakistan. So we established some clinics to cater to those refugees within Pakistan. अगर आप एडवोकेसी और डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही उम्दा एक बहुत ही यूनिक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। Just around the time that the floods were happening in Pakistan, United Nations की Global Health Conference was happening in Melbourne, Australia. So IMI was represented in that conference. We had 12 members. So in the entire 2.5 day of this conference, there was no mention of the recent most disastrous health situation in the world, that was the flooding in Pakistan. In the entire 2.5 day agenda, there was no mention. So we approached the United Nations to include that in the agenda of the conference. We met some resistance for this inclusion because it was last minute and it was not, agenda was made 6 months ago. So we made a coalition of all the major NGOs in the world, such as Oxfam, One World Australia, and all. And we approached every single delegate. There were 3,000 delegates from around the world. So what started to happen that in every session, people from around the world were raising their hands and asking the United Nations, how about including the Pakistan disaster flood situation in the agenda? So much so that the United Nations had to include it, and before the resolution was passed, we made actually the chief of the coalition that we made, he was heading One World Australia, and the conference was happening in Australia. So he stood up, and on behalf of the 3,000 delegates, he appealed to the United Nations to include this in the agenda, and the points that we raised was that the countries, that all the loans that Pakistan has be pardoned, and immediate and urgent relief should be provided to Pakistan. And there were several points in the agenda. So we worked very hard to include that in the agenda, and have the loans that Pakistan owed to many international agencies and other countries to be pardoned off.
as well as for the first time, I believe that the United Nations gave us the permission to do fundraising in the United Nations conference. So we actually also raised quite a bit of funds from that conference in Melbourne, Australia. So we worked from the financial aspect, from the logistical aspect. The Imamia Pakistan chapter did a phenomenal work. Even our global president at that time from here went to the people of Pakistan at ground zero to show our solidarity. And from the diplomatic and advocacy front, we also did quite a bit. और ऐसे सिलसिला अपने ज़लज़ले के सिलसिले में भी So किया था, ज़लज़ले के पाकिस्तान में जब सिलसिले में ज़लज़ला भी आया था। exactly ये we sent 26 teams to the earthquake-stricken people. We established clinics there and we served. We started an ambulance और service. जितने भी आप लोग भेजते हैं ये सब वॉलंटरी बेस पे जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, अपने खर्चे पे जाते हैं, सारा काम अपना करते हैं। Absolutely. तो इसके लिए आपके पास फंडिंग कहाँ से आती है? आप ये बताइए कि एमआई के जो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये ब्रीफ कीजिए कि भी सुतला के सिलसिले में आप एक ज़मीन भी लिए हैं जहाँ आप एक हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं, ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। और ये बताइए कि जो माशाल्लाह आप ये सिलसिला कर रहे हैं, क्या ये अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं या आपको बेसिकली, ज़्यादा है कि एक एनजीओ है तो आपका टैक्स आईडी नंबर भी होगा, टैक्स एग्जेम्प्ट आईडी भी होगा, तो इस सिलसिले में हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। जी, तो देखिए ज़्यादातर काम जो है ये अपनी मदद आपके उस पर है। मसलन अगर 40 डॉक्टर्स हज पे जा रहे हैं, हज मेडिकल मिशन के लिए, तो ये सब अपनी जेब से दे रहे हैं। अगर 100-150 डॉक्टर्स इराक हर साल जा रहे हैं, 40 ज़ियारत के ऊपर जा रहे हैं। जी हाँ, तो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का प्रोग्राम होता है। तो ये सारे 150 डॉक्टर्स जो हैं ये अपनी जेब से अपना टिकट देते हैं, अपना काम 2-3 हफ्ते का छोड़ते हैं। क्या बात है। So this is all in the love of Imam Hussein, in the love of Prophet Muhammad. We do all that, it's all on the basis of self-help and self-funding. लेकिन अब काम IMI का इतना फैल चुका है और इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कौम को कि we are accepting all sorts of donations. They could be just plain donations, contributions, or even sadqa, khairat, khums, zakat. Everything is acceptable. We do also have ijazah from marji and some arrangements. अच्छा, तो जो आपने ज़मीन की बात की है, तो ज़मीन जो है, we have a vision actually, and the vision is this, that we want to strengthen the community, especially the medical and the health axes of the community, so that the community stands on its own feet. So we have actually bought 30,000 square 30,000 square yards, acres. 30 acres. We have 30 acres. We have bought a 30-acre piece of land. It's a huge one. Yes, that costs about. It's close if you want. And it's Princeton, or is it? It's in Robbinsville. It's just 5 minutes if you want to see. So it's a 30-acre piece of land. It costed us $2.2 million. We did the fundraising last year, so 850 people came forward to donate. So we have this land, and the vision is that we will start. We'll have 5 projects on it. One of the projects will be the assisted living facility for the seniors. Another will be senior living. A third will be a skilled nursing facility and rehab. And fourth will be a 5-star hotel. And a fifth will be a strip mall. And in the center of all this will be IMI headquarters with a state-of-the-art library and an auditorium. Except the IMI headquarters and the auditorium, the rest are all investment projects. We have made a financial and functional feasibility, and we engaged a US top-notch firm called Fox from California, whose experts have made this feasibility. So these are all investment projects except the IMI headquarters, which will be developed on donations. The idea is to provide a secure and culture-specific and religious-specific environment for our seniors when they grow old to have those services when they need the most. माफ़ी चाह रहा हूँ, जब सीनियर्स की बात कर रहे हैं तो सीनियर्स में सिर्फ ये शिया असनशरी सीनियर्स या सारे? It's a good point. So because it's an investment project, so it's open for all in the community. But we would have
our own specific area. अच्छा, Yes, within these तो projects. उसमें मील्स का भी आप ख्याल रखेंगे Meals और and हर चीज़ का सिलसिला najis, तो pak, taharat, जी, meals. जी। You know. तो इतना बड़ा माशाल्लाह ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इस दूसरे प्रोजेक्ट में जो आपने बताया कि 5 स्टार होटल भी बनाना चाह रहे हैं, स्ट्रिप माल भी बनाना चाह रहे हैं, तो होटल तो बेसिकली कमर्शियल बेसिस पे आपको रेवेन्यू Yes, जनरेट करके it will देगा। be commercial. The rate of return on these projects is exceptionally well, so it will be open up for investment for everybody in the Okay. community. So on the one hand, it provides investment opportunities. Uh-huh. On the other, it provides the employment opportunity for the community. And on the third, it provides a much needed service for the community that is non-existent at this time. तो आप कब समझते हैं कि आपका प्रोजेक्ट कब से शुरू हो जाएगा, कब से लॉन्च हो जाएगा, जो कंस्ट्रक्शन है उसकी? So, you know, there's a lot of background work that's happening. It's a little slow because a lot of things are not in our hand. The township is not in our hand. The 4 acres is So- a huge lot of land, It's 30 acres. 30 acres? Yeah. Oh, 30 acres. So the work is ongoing, and there are some dedicated individuals who are working on all these aspects. So the engineers have been hired, the lawyers have been hired, the architect has been hired, and a lot of background work is happening to move it. तो इसमें कोई इमाम बार का भी बनाने का आपने सोचा, कोई ऐसा सिलसिला कि उसमें दीनी खिदमत भी प्रोवाइड की जाए? So इमाम बार का तो हर मोमिन के दिल में मौजूद है, बिल्कुल। लेकिन माशाल्लाह we have quite a number of imam bargahs in the community in New Jersey. So it's not going to be an imam bargah, but whatever the need is in the community, the need for an imam bargah in the community is not very prevalent at this time because we are well served with imam bargahs and they're doing very good. But the need is that we have income generating projects and employment generating projects for the community. So the community stands on its own feet, and that is the whole idea. और दूसरी बात ये कि हम अपने किरदार से भी अपने फेलो मेंबर्स को ये बता सकते हैं कि हमारे मज़हब ने, हमारे फ़िक़े ने, हमारे दीन ने हमें इतना कुछ सिखाया है, और जब वो हमारा किरदार देंगे तो ज़ाहिर है कि वो खुद ब खुद ही अट्रैक्ट हो हमारी तरफ। एक सिलसिला आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। आप 1987 से लेकर 2017 के जुलूस में वहाँ मौजूद रहे। जिस तरीके से वहाँ आपने देखा मैनहट्टन में जुलूस होते हैं, अब तो माशाल्लाह न्यू जर्सी में भी निकलने शुरू हो गए, लेकिन अवेयरनेस के लिहाज से किसी ने इतना कोई काम नहीं किया। अब ये यूथ माशाल्लाह आ रही है और आकर के वो फ्लावर डिस्ट्रीब्यूट करती है और बताती है husen.org के लिए आपसे लोगों को बताती है कि मोहम्मद सल्लम कौन थे और उनका पैगाम क्या था, इंसानियत के लिए था कि जहाँ भी दुनिया में ऑपरेशन हो। इस सिलसिले में यूथ ने बहुत ज़्यादा काम किया। इमामिया मेडिक्स क्या इस सिलसिले में काम कर रही है? क्योंकि आप माशाल्लाह वेल नोन एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हैं कंट्री के, आपको सारी दुनिया जानती है, जाना माना नाम है आपका, तो क्या अब सिलसिले में इमामिया का पैगाम भी अपने इन फेलो अमेरिकन तक पहुँचा रहे हैं इस सिलसिले में? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और सबसे पहले तो मैं यूथ को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो इतना उम्दा काम कर रही है और इमाम के नाम को उन लोगों तक पहुँचा रही है जो शायद इमाम को नहीं जानते। इस सिलसिले में मैं आपको कई एक चीज़ें बताना चाहता हूँ फ्रॉम द IMI's perspective as to how we have influenced the best minds in the country and abroad. So सबसे पहले लास्ट ईयर 40 पे वी हैड रिपोर्टर्स फ्रॉम न्यूज़वीक, IMI 40 की अच्छी खासी रिपोर्ट न्यूज़वीक ने रिपोर्ट की है, इट इज़ अवेलेबल। नंबर 2, I'll give you a small little story. When we had our second conference in America at University of Pennsylvania, the chief of oncology from the University of Pennsylvania, Dr. Janet Abrams, who was a reputable oncologist in the country, she attended that conference, and there was an excellent discussion on life and death issues in Islam. Subsequent to the conference, she wrote an article in the New England Journal of Medicine, which is the world's top-notch medical journal, and she wrote that she has benefited tremendously from the Shiite Islamic standpoint on the life and death issues. Now, she being an oncologist deals with life and death all the time, and her getting influenced by the Jafri Islamic thought process on life and death issue is something that came out from that one.
Another story I tell you is that when we had the conference in Barbados, 4 ministers of the state of Barbados attended that conference, and the health minister of the country attended the conference all day. And for the first time in the history of Barbados, we had a majlis also organized in the Zindabad. conference. And Maulana Kalbi Sadiq Sahab came all the way from India to recite that majlis. So, the work that IMI has done in Iraq, for instance, has earned a red carpet reception in academia, marja'iyya in Iraq. The Hajj medical mission has earned a lot of respect in the Sunni community also, who have been benefited from it. And the work that we have done in Haiti, for instance, has earned IMI respects, and the message of Imam has gone to a lot of secular and non-Shia organizations around the world, so much so that even Ban Ki-moon, the secretary, we were talking about Haiti. जी. When the earthquake came in Haiti, IMI was the only Shia organization from anywhere in the So world. आप ये humanitarian base पे कर रहे हैं without Absolutely. religion कोई आपके लिए background नहीं है इसमें. क्योंकि देखिए कलाम पाक की आयत है, सूरह मायदा की 32वीं आयत है, and whoso saveth the life of one, it is as if he had saved the life of all mankind. ठीक है. And that is the inspiration, that is the motto. खुद इमाम अली ने कहा कि you have two kinds of brothers in faith and brothers in humanity. बिल्कुल. So we cannot neglect humanity. The message of Imam has to reach to all human beings. So in Haiti, we were the only Shia medical professional body in the world, or any Shia body in the world, who reached Haiti and did phenomenal work. So much so that Ban Ki-moon, the Secretary General of the United Nations, came and saw our surgeons and physicians working so diligently, and he was so impressed. Every night at the campfire by the UN, IMI was there with many other organizations in the body. So we have conveyed the message of Imam, the message in practical terms to the world, that see, this is how the followers of Imam are, who are practically serving despite hardships for anybody. They could be from any faith, but since they are in hardships, since they are Muslim, since they are going through situations, it is the duty as a human being to help them. So that created a very good Shia posture in Haiti. And we have done similar work in Superstorm Sandy, in tsunami, in Nepal earthquake. So we have not only catered to our own community in times of disasters and natural circumstances, but any human being, anybody, anyone who would need in any part of the world. ये बताइए, जो इतनी आप खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह IMI के बैनर तले, और जो परसेप्शन पाकिस्तान का या इस्लाम में यहाँ हमारे फेलो अमेरिकन्स के बारे में, तो इसको कुछ बेहतर करने में, इमेज करने में आपको मदद मिलती है इस सिलसिले में? Tremendously. So I tell you, we did a very good conference after 9/11. When the first Eid came after 9/11, I was in Fargo, North Dakota at that time, and there are 4 major universities there. The largest Lutheran college in the country is there, and the Concordia College. So we invited the faculties of all the universities. We invited the mayor, we invited the governor, we invited the representatives of the Pope and the Jewish rabbi to that conference. And it created a great sense of togetherness, and we asked everybody to stand up for a minute of silence for all the oppressed people of the world, including people of 9/11, those who died, but all the oppressed people in the world. So it was a great show of support to the oppressed masses anywhere in the world, and bringing the communities together in the service of those who need. अच्छा, जहाँ आपने ऑप्रेस पीपल की बात की, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस इशू को भी हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से शिया ने हैदर करार का कत्लेआम पाकिस्तान में, और खुसूसन प्रोफेशनल्स का, डॉक्टर्स का गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में हुआ है, तो आप इस माशाल्लाह इस लेवल पे पहुँच चुके हैं, तो क्या आपकी बात हुकूमत या आर्मी भी सुनती है पाकिस्तान की या नहीं? Well,
I tell you, we had several meetings with those in power Mm-hmm. to impress upon them that what is happening in Pakistan is totally unwarranted, is um, is barbaric, is is terrorism, and it's something that we, as a Pakistani and as Pakistani Shias, we do not tolerate. So, uh, IMI has worked in three axes for our people in Pakistan, especially the Shuhada situation. Mhm. Number one, financial support. Mhm. Number two, uh, the advocacy, and number three, the logistical support. Mhm. So at least, the nation has lost at least 250 top-notch doctors in Pakistan, Whole Pakistan. at least. So and there have been thousands of incidents of the terrorist attacks on the Shia Muslims in Pakistan. IMI has provided yeoman services for a variety of incidents across the Pakistan, and to take care of the injured and the shuhada in terms of their logistical and medical needs, and also in terms of the financial needs. For instance, when the incident of a bus down happened, IMI provided the fee for all the students. There were 56 students. Their fee for school, college, or university for 1 year. Mm-hmm. Similarly, when Quetta incidents happened, IMI provided financial support to the two school systems there, and was the only organization who reached Alamdar Road on the first anniversary of the Alamdar Road incident. IMI headquarters was the only international organization that reached on ground zero and went to the houses of the Shuhada to convey the solidarity. Number three, I tell you a phenomenal thing that we did in the United States. In front of the United Nations, we organized one of the most outstanding ever demonstration in front of the United Nations that brought 10,000 people from around the country in front of the United Nations, called 10,000 Souls March. And it was very cold that day. It was raining, but we had tons of women and children who were also participating in that, and we have doctors from all over the country, and we had the community from all across the United States, who protested against the brutalities that the people of Pakistan, especially the Shia community, was undergoing. And it was one of the best ever demonstration, the largest demonstration that has ever taken place in the 65 years history of the United Nations. And then we marched in front of the Pakistan embassy. नाज़रीन, इस वक्त हम डॉक्टर वजीह रिजवी जो इस मुल्क के टॉप एंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट हैं, उनके ऑफिस में बैठ के उनसे बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि ये इतने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और इतने सारे इस वक्त 1 घंटे का जो प्रोग्राम है वो उसके लिए नाकाफ़ी है। और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अपनी मसरूफियत से अगर आप कभी मुझे टाइम निकालें ताकि हम इस प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट कर सकें और अपने व्यूअर्स को बता सकें कि जो उनकी रिसर्च चल रही है वो किस तरीके से ये लोगों को रिसर्च आकर के ट्रेन कर रही हैं लोगों को। ये बताइए वजी भाई, जो रिसर्च आपकी चल रही है जिसमें आप लोगों को यहाँ के ट्रेन करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि ये रिसर्च किस सिलसिले में और इसमें क्या आप ट्रेनिंग देते हैं इसमें। हाँ, तो ये एक पुराना प्रोजेक्ट है जो तकरीबन 20 साल पहले शुरू किया था। बहुत सारे डॉक्टर्स जो यहाँ दुनिया भर से आते हैं, वो उनको आइडिया नहीं होता अमेरिकन हेल्थ सिस्टम का और अमेरिकन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का। जब वो रेजिडेंसी मैच के प्रोसेस में जाते हैं तो उनको और भी बहुत सारी मालूमात चाहिए होती हैं। सो आइडिया ये है कि जितने भी लोग फॉरेन डॉक्टर्स जो यहाँ आ रहे हैं, they gain some US clinical experience, they gain some research experience,
they strengthen their resumes so that when they are in front of the program directors, they outshine others and their chances of getting matched into the residency program increases. So IMI has been working on it for a long time, and we have structurized it further. In the last 20 years, almost 450 young professionals from at least 36 different countries from around the world have rotated through this program. I get 6 MDs or medical students from all over the world rotating with me every 4 weeks. इनको यहाँ पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है, इनको इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स की ट्रेनिंग दी जाती है, इनके लिए रिसर्च सेमिनार मुनक्किद किए जाते हैं ताकि ये प्रोजेक्ट्स की अंडरटेकिंग और मेडिकल आर्टिकल राइटिंग और रिसर्च के मुख्तलिफ ज़ावियों से ये हम आहंग हो सकें, और इनको एम्पावर किया जाता है ताकि ये आर्टिकल्स लिखें जो रिप्यूटेड जर्नल्स में पब्लिश हों. ये IMI की और आर रिसर्च की और MIBU की कंबाइंड एक्टिविटी है. अभी 3 महीने से हमने मेडिकल रिसर्च सेमिनार्स को बहुत बाकायदगी से शुरू किया है, और न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर ऑफ रिसर्च यहाँ आते हैं. इसके अलावा इनके लिए हर हफ्ते जर्नल क्लब्स यहाँ मुनक़िद किए जाते हैं, उसमें लेटेस्ट मेडिकल जर्नल्स का डिस्कशन अरेंज किया जाता है. तो इस सब का फ़ायदा ये हुआ है कि लास्ट ईयर के मैच में तकरीबन 98% मैचिंग रिज़ल्ट रहा है, और हमारे बेशुमार रेजिडेंट्स और इंटर्न्स अमेरिका के रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूट्स में मैच हुए हैं. We have received tremendous input and feedback from all those who have been matched in this. So जैसे मैंने आपसे कहा 450 young professionals को हेल्प किया गया है इस एक्सेस के थ्रू इन अमेरिका, और इसी तरह फिर यूके में भी ये एक्टिविटी जारी है या IMI के बैनर तले. यहाँ अमेरिका में हमने अब 2 रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी बनाई हैं which are 5 minutes from the walking distance. तो एक बॉयज़ के लिए है, एक गर्ल्स के लिए है. यहाँ हमारे पास पाकिस्तान के अलावा इंडिया, इराक, अफ़गानिस्तान, पोलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, रशिया, चाइना, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और बहुत सारे दीगर ममालिक से डॉक्टर्स ने रोटेट किया है और इससे इस्तिफ़ादा किया है. ऑल्दो ये प्रोग्राम किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं है, मगर ये IMI का एक कलीदी प्रोग्राम है, और ये पिछले 28 साल से जारी है, क्योंकि ये सेल्फ हेल्प है. जब तक हम इस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और अपने यंग प्रोफेशनल्स को आगे लेके नहीं आएंगे, कौम का मुस्तकबिल जो है वो संवारा नहीं जा सकता. क्योंकि IMI का मोटो है कि उसको हेल्थ केयर और मेडिसिन मेडिकल एकेडेमिया में इस कौम को अपने पैर पे खड़ा करना है. तो वी आर गोइंग all the way out to make sure that this happens on concrete terms. इसके अलावा मुल्क में और भी कई एक डॉक्टर्स ने इस पर्टिकुलर एक्सेस में IMI के नेटवर्क में आए हैं, और अब ये इंटर्न्स और रेजिडेंट्स सिर्फ न्यू जर्सी में ही नहीं बल्कि इसके बाहर भी रोटेट करने के इनके मौके मौजूद हैं. इसी तरह हमारे और बहुत सारे साथियों ने इसमें हेल्प आउट किया है, और अक्रॉस द कंट्री इस प्रोग्राम को स्ट्रेंथन किया है, which is a real investment for the future of America, for the future of our community in America, and for the future of the profession of medicine. अच्छा, रिसर्च में जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं ये सब अब्रॉड से तालीम हासिल करके हैं या यूनाइटेड स्टेट्स से उन्होंने तालीम हासिल की है? इसमें यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के भी बच्चे शामिल हैं, लेकिन ओवरवेलमिंगली इसमें 90% लोग फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स पाकिस्तान से और इंडिया वाला से आए हैं. तो क्या आज भी रेसिडेंशियल लोगों को मिल जाती है अगर पाकिस्तान से पढ़ के आए तो? एब्सोल्युटली, जस्ट मैंने कहा 98% लोग लास्ट ईयर मैच हुए और उसमें से 99% लोग फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स. वाह वाह.
क्या आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे ये जो यंग बच्चे हैं, अपने मोमिन बच्चे कि इस फील्ड के अंदर आएँ और किस तरीके से आएँ ताकि आपके शाने से शाना मिला करके चल सकें? Well, the future of this community, the future of the nation is in the hands of our young people. They are our most important asset. We, as the old timers, we have to ensure that this asset, which is the most precious asset for the community, is protected, preserved, and advanced in all possible ways, especially in the professional arena, in addition to the spiritual aspects. So, I would encourage all of you to join hands and belong to the platform. Some years ago, we did a young professional conference that we aligned with the IMI's annual conference. So this year, we are having our annual national conference in Los Angeles in the middle of December, 14th through 16th of December in LA. Side by side with the major IMI conference will be the Young Leaders Conference also. The Young Leaders Conference in Florida was an astounding success, and I invite all our young professionals from around the country in North America to please come, join hands, and sky's the limit. And we are all ready to assist, help, and guide you. वजी भाई, मैं आपका बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ कि इतने बिजी स्केड्यूल के बाद आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया, हमारे व्यूअर्स को ये टाइम दिया। व्यूअर्स, बातें तो बहुत सारी करने की भी हैं और मैं समझता हूँ कि पूरा 1 घंटा मज़ीद दरकार है, क्योंकि ये तो अवेयरनेस उन्होंने बताई सिर्फ एज ए मेडिसिन, और एक दूसरी अवेयरनेस जो मैं चाहता हूँ कि जिसमें वजी भाई बात करें नेक्स्ट प्रोग्राम में, वो हमारे मोमिनीन के लिए हो। ज़ाहिर है कि एंडोक्रोनोलॉजिस्ट का मतलब तो है कि बैलेंस डाइट वगैरह हो, लेकिन जिस तरीके से हम मोमिनीन न्याज और नज़र करते हैं, तो वो इंशाअल्लाह ताला उस पर मैं चाहता हूँ कि आपसे एक प्रोग्राम करूँ ताकि लोगों को ये बताएं कि जी एट सर्टेन एज और किस वक्त के बाद आपको खाना चाहिए और सर्टेन एज में आपको किस चीज़ों का चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। तो इसके सिलसिले में इंशाल्लाह इसके साथ एक और सेटिंग रखूँगा। नाज़रीन, आपको उम्मीद है कि ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी फीडबैक के लिए आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं syedzadi@icloud.com and syedzadi@gmail.com। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते के लिए फिर किसी प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। मुझे और मिसेस ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तौफ़ीक़। Thank you very much.